उसी बेसिस पर आपकी इवोल्यूशन किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्लास है, तो ऑफिशियल क्लास है, तो आप इसको कॉपी पेन लेके सब कुछ लेके साथ में बैठें तो ट्राई करें। ठीक है कपिल, ओवर टू यू। थैंक यू सर। ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिस इज स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स क्लास। ठीक है, इंट्रोडक्शन जैसा कि सर ने दे दिया है। माय नेम इज कपिल अग्रवाल। आई विल टेक योर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स एंड बीसी आल्सो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखते हैं इसका कंटेंट। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए उसका कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मतलब उसमें क्या हमें पढ़ना है वो हमें पता होना चाहिए पहले से ही। तो कंटेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ये शायद आज या कल के लेक्चर में हम लोग खत्म कर देंगे। सबसे बेसिक है ये, इससे तुम्हें काफी कुछ आइडिया हो जाएगा सब्जेक्ट के बारे में। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। वेट, कुछ और लोग ऐड हो रहे हैं अभी। क्लियर नहीं आ रही है क्या आवाज? सर ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, अब ऑडिबल हूँ? हेलो? यस सर यू आर ऑडिबल। सर आपकी आवाज आ रही है, दूसरे स्टूडेंट्स का माइक बंद करवा दीजिए। ठीक है, वो मैं माइक क्या मैं म्यूट ही कर दे रहा हूँ अपने एंड से सबको। अभी काफी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, कल से ट्राई करो थोड़ा जल्दी आने की, क्योंकि 7-8 मिनट तो ज्वाइन, 10 मिनट हो गए ज्वाइन होने में ही। चलो, ये सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन ये सबसे इम्पोर्टेंट है यार। ये ई को सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए, हेलो, सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। फिर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये लोग शायद तुम लोग मैकेनिक्स में पढ़ चुके होगे ऑलरेडी, बट यहाँ रिवीजन हो जाएगा। सेम सिलेबस है इसका भी, शायद वहाँ 6 यूनिट थी। बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेस इन बीम, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, कॉलम एंड एनालिसिस ऑफ ट्रस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। ये बेसिकली एक गैप को ब्रिज करता है आरसीसी और अप्लाइड मैकेनिक्स के बीच का। अप्लाइड मैकेनिक्स में बहुत कुछ तुम लोग पढ़ चुके हो, फिर यहाँ फिर 5th सेम में तुम लोग आरसीसी पढ़ोगे, तो ये तीनों चीजों को साथ में चलेंगे, तीनों को लेके। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा क्लास के बारे में बता देता हूँ। बुक्स वगैरह की टेंशन मत लेना प्लीज यार, ये सब ड्राइंग वगैरह मत करो स्क्रीन पे, ठीक है। नोट्स प्रोवाइड करूंगा मैं, वर्बली जो भी बोलता हूँ लिखते जाना, ठीक है। पीडीएफ वगैरह आपके ग्रुप पे सेंड हो जाएगी, यहाँ सेंड हो जाएगी, ठीक है। हैंडआउट्स वगैरह जब हम मिलेंगे उसके बाद हैंडआउट्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे। बुक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किस बुक से पढ़ूं किससे नहीं, ठीक है। असाइनमेंट्स रेगुलर बेसिस पे वो अरेंज कर लेंगे कि क्लास के बाद करना है या यूनिट्स के बाद करना है, ठीक है। और ट्राई करना कि एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन कर लो अपना, ठीक है। सर एक बार पहले वाली स्लाइड दिखलाओगे? बस कौन सी वाली? वाली जहाँ पे कंटेंट बताया आपने। वेट, कंटेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी है, मैंने नोट्स में भी लिख दिया है, तो उस चीज की टेंशन मत लो। जो चीज लिखनी है वो मैं बता दूंगा तुम लोगों को। पहले से में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं सर? क्या चीज? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कॉमन है,
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो पढ़ चुके हो मैकेनिक्स में वो कॉमन है, बाकी और कोई कॉमन नहीं है पहले से, बिल्कुल सेम सिलेबस है उसका। नहीं सर, पहले एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं स्टार्टिंग के? अभी वो देखेंगे, वो प्लान कर लेंगे अभी एग्जाम जब होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कंपैरिजन। सबसे पहले तुमने अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ी, अब तुम पढ़ रहे हो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये पता होना जरूरी है। कई डिफरेंस हैं, उसमें हम फोर्स वगैरह को पढ़ते हैं, इसमें स्ट्रेसेस पढ़ेंगे, स्ट्रेन पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो डिफरेंस है ना वो है कि अप्लाइड मैकेनिक्स में जो बॉडीज होती हैं वो रिजिड होती हैं, मतलब बॉडी के अंदर कोई डिफॉर्मेशन कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग। लेकिन जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है उसमें हम बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है उसको कंसीडर करते हैं। अब जैसे जैसे क्लास रन करेगी आगे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चरल और अप्लाइड मैकेनिक्स के बीच में। कपिल कपिल नवीन बोल रहा हूँ, इसको ऐसा करना, इसको रिकॉर्ड करते रहना, ये वीडियो को ये जो आपने रिकॉर्ड, ठीक है, और इसको अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। अभी भी यार लोग ज्वाइन कर रहे हैं, काफी लेट आ रहे हो। अपने एंड से प्लीज सब म्यूट कर लो। चलो, अब जो मेन सब्जेक्ट है, पहली यूनिट है ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सबसे पहले इसे पढ़ते हैं, ठीक है? ऐसा क्या करो, चैट में देख रहा हूँ रेगुलरली, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है ना तो चैट में डाल दिया करो। ऑडियो नहीं आ रही है यार, मेरी ऑडियो तो क्लियर है। ऑडिबल नहीं हूँ क्या मैं? सर हो। ऑडिबल हो, बिल्कुल ऑडिबल हो आप। कपिल, बच्चों के माइक ऑफ कर दो। ठीक है मैम। अपने एंड से आपकी आवाज ऑडिबल है, अगर किसी को नहीं। ठीक है, चलो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये फर्स्ट यूनिट है तुम्हारी। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल भी आवाज ऑडिबल है। सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज। ये मैंने अपने बेसिस पे डिफाइन किया है, एज सच कोई डेफिनेशन है नहीं। हेलो सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। यार आवाज ऑडिबल है मेरी। सर हम फोन में आ ही नहीं रही है। हेलो, ये बच्चों जो भी कोई बोल रहा है, सर की आवाज प्लीज यार ऐसे डिस्टर्ब तो मत करो, ठीक है? सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों को पढ़ना होता है स्टिफनेस, टफनेस, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, हार्डनेस। मेनली सिविल इंजीनियरिंग में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से सबसे ज्यादा डील करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटीज वगैरह आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली तुम पढ़ चुके होगे केमिस्ट्री में, जैसे ऑक्सीडेशन, एसिडिटी, बेसिसिटी मटेरियल की, ये सब। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज जो है ये मोस्टली या तो आपने वर्कशॉप में कर ली होगी, ये मैकेनिकल वाले ज्यादा पढ़ते हैं। हमारे एंड से इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई प्रॉपर्टी यदि पूछनी हो डिटेल में, वैसे मैंने नोट्स जो बनाए हैं उसमें सब लिख दिया है इसके बारे में, बट फिर भी यदि किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स।
ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल हैं, जो तुम्हें अपने बेसिस पे पढ़ने हैं, मैंने वो लिखे हैं। बाकी मटेरियल्स तो कई तरह के होते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सी टर्म है कि मटेरियल होता क्या है, क्योंकि ये सब कभी किसी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि मटेरियल होता क्या है। मटेरियल वो चीज है जो कि यूज करते हैं हम किसी भी सब्सटेंस के मेकिंग में। जैसे आयरन है, आयरन को हम यूज करते हैं स्टील मेकिंग में, जैसे हम रेनफोर्समेंट वगैरह पढ़ेंगे आगे आरसीसी में। ठीक है, तो सबसे पहले मेटल्स एंड अलॉयज, फिर फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल, नॉन मेटल्स, सिरेमिक्स, पॉलीमर्स, कंपोजिट, देन वी हैव सेमीकंडक्टर एंड बायोमटेरियल्स। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं आपका। ये सब वैसे तो मटेरियल साइंस का पार्ट होता है, बट कहीं ना कहीं तुमको बार बार ये सब चीजें स्ट्राइक करती रहेंगी तुम्हारे सिलेबस के दौरान, तो इनको पहले ही क्लियर कर लेते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सबसे पहले मेटल्स एंड अलॉयज देखते हैं। अलॉयज दो या दो मेटल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, मेटल्स ये तुम्हें केमिस्ट्री में वैसे तो क्लियर हो गया होगा। मेटल्स जो होते हैं उनमें नॉन लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ये कंडक्टिविटी होती है इनमें, दोनों थर्मल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, फेरस मेटल्स क्या होते हैं, जो आयरन जिनका एक मेन कंस्टिट्यूएंट होता है जैसे कि स्टील। फिर देखते हैं नॉन फेरस मेटल्स क्या होते हैं, जिनमें आयरन नहीं होता है जैसे कि कॉपर। फिर नॉन मेटल्स में कंडक्टिविटी वगैरह नहीं होती है। नॉन मेटल्स में नॉन लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर सिरेमिक्स का बेस्ट एग्जांपल ब्रेक है। सिरेमिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो हाई टेम्परेचर पे होती है। सिरेमिक्स मटेरियल जितने भी हैं वो हार्ड होते हैं। फिर पॉलीमर्स जो है वो लार्ज कार्बन चेन से मिलके बनते हैं। कंपोजिट्स का बेस्ट एग्जांपल हमारे सिविल इंजीनियरिंग में आरसीसी है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम, ये फिजिक्स में पढ़ लिए होंगे तुमने। बायोमटेरियल जो बायोलॉजिकल साइंस में यूज होता है, बेसिकली इंजीनियरिंग की एक साइंस होती है बायो इंजीनियरिंग करके। अभी भी काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन, सबसे बेसिक टॉपिक इस यूनिट का स्ट्रेस। ये वैसे तो पार्ट है नेक्स्ट यूनिट का, बट इसको इसी में थोड़ा कवर करके चलते हैं क्योंकि आगे डायग्राम्स वगैरह आएंगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, वरना डाउट्स बहुत होते हैं इस टॉपिक पे। ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, इसमें ये फोर्स अप्लाई की हमने। Suppose this force is P and the area of cross section of this body is A. तो क्या होता है, सबसे पहले we have applied the force is P. What happened due to this force? A deformation will create. ठीक है, second is deformation. Deformation is represented by delta. ठीक है, to resist that deformation, a internal force is generated at that internal force per unit area. That internal force per unit area is known as stress. देख लेते हैं। It is the internal resisting force per unit area offered by the material against deformation. Composite
आरसीसी पढ़ा नहीं है, लेकिन ये जो कंपोजिट का एग्जांपल है ये सबसे बेस्ट है। थोड़ा सा आरसीसी का वो बता देता हूँ। आरसीसी जो होता है वो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है। आर उसमें क्या होता है, कंक्रीट और रेनफोर्समेंट मींस योर स्टील, उन दोनों का मिक्सचर होता है। मतलब स्टील को यूज करते हैं कंक्रीट के अंदर, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, बट हम इसे कभी एसआई यूनिट में मोस्टली लिखते नहीं है, हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लिखते हैं, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे आता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये सेम बॉडी, सपोज इसकी लेंथ है L, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स P, इसमें ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स P इसकी लेंथ में कुछ चेंज आएगा, बॉडी के अंदर कुछ डिफॉर्मेशन होंगे। सपोज आफ्टर डिफॉर्मिंग द लेंथ बिकम L प्लस L डैश, L प्लस डेल्टा L प्लस डेल्टा सपोज, ठीक है। तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, strain is represented by epsilon, stress is represented by sigma, epsilon equal to change in length. So change in length here is delta upon original length. Original length is L. So delta by L is strain. इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अब यूनिटलेस होने का रीजन क्या है? हमने देखा कि स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या थी, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और दोनों ऊपर नीचे मीटर मीटर है, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये फॉर्मूला उसका स्ट्रेन का। अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मतलब हमारे सिविल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, पहले ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझ लेते हैं। y एक्सिस पर स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। याद रखना, कोई ऐसा यूनिट पूछे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट वी रिप्रेजेंट मोस्टली स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता कहाँ से है, और हम मोस्टली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं माइल्ड स्टील का। तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ने का मेन रीजन है क्योंकि माइल्ड स्टील के अंदर हमें मैक्सिमम पॉइंट कवर हो जाते हैं जो हमें किसी भी मटेरियल्स के लिए पढ़ने होते हैं। अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता कैसे है, तो ASTM गाइडलाइन प्रोवाइड करती है हमें टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। ASTM इज अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्ट एंड
मटेरियल्स, ठीक है। तो यूटीएम मशीन होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ये मोस्टली मैकेनिकल लैब्स में होती है। देखो मिला तो देखेंगे इसको भी, ठीक है। यूटीएम के अंदर हम काफी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये टेंसाइल टेस्ट है, ठीक है। तो टेंसाइल इज वन ऑफ देम। तो टेंसाइल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो व्हाट वी डू इन टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। तो टेंसाइल टेस्ट में क्या होता है, हम एक स्पेसिमेन लेते हैं जिसका जो L/D रेशियो होता है L/D रेशियो जो होता है वो होता है 4। लेंथ जो हम कंसीडर करते हैं वो कंसीडर करते हैं 2 इंच। डाया जो हम कंसीडर करते हैं, इसमें डाया कंसीडर करते हैं 0.5 इंच, ठीक है। सो दिस L/D रेशियो कम्स आउट टू बी 4। अब इस स्पेसिमेन को हम क्या करते हैं, यूटीएम में रखते हैं और यूटीएम में टेंसाइल लोडिंग करते हैं। और ये जो स्पेसिमेन है, अभी एग्जांपल के लिए समझ लो अभी माइल्ड स्टील का है, क्योंकि हम माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ रहे हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम किसी भी मटेरियल के लिए प्लॉट कर सकते हैं, बट मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग में हम माइल्ड स्टील को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। रीजन मैं बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब कर्व को देखते हैं एक बार। ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सबसे पहले ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ए, दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। इस पॉइंट तक स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लिमिट सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव बी, दिस इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। इस पॉइंट तक यदि हम लोड लगाते हैं और लोड का रिमूवल करते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर लेती है। माइल्ड स्टील कर्व के लिए ये लार्ज व्यू है। यदि माइल्ड स्टील पर हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ये पॉइंट बहुत नियर बाई होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। सी अपर यील्ड पॉइंट, इसका ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है और ये बहुत कम मेटल्स में मिलता है, जैसे माइल्ड स्टील इसका एक एग्जांपल है। माइल्ड स्टील से यदि तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो माइल्ड स्टील एक लो कार्बन स्टील है, आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है मेनली उसमें। मतलब माइल्ड स्टील भी एक मटेरियल है, मटेरियल पढ़ रहे हैं ना, तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज में माइल्ड स्टील, ठीक है। दिस इज लोअर यील्ड पॉइंट। ये सबसे ज्यादा लोअर यील्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी के बेस पे जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफाइन होते हैं, मतलब डिजाइन होते हैं, सॉरी। ये जो यील्ड पॉइंट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा वाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है अल्टीमेट पॉइंट। इस पे हमें मिलती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ सिग्मा यू। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा स्पेसिमेन होता है ना, उसकी नेकिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो है ना, ये पोर्शन, ये नेकिंग। थोड़ा और इसमें पढ़ ले। प्रोपोर्शनल लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ क्या होगा वो आगे आएगा, मतलब अभी थोड़ा बेसिक बेसिक याद रखना, ताकि जो चीज आगे आए तो वो पीछे के पॉइंट से मैच कर जाए, मतलब तुम्हें पता हो कि ऐसा भी कुछ था। इलास्टिक लिमिट का मैंने बता ही दिया। इसके बाद ये जो यहाँ होता है C to D, CD, D to E, यहाँ
ऐसे करके कर्व बनता है। सेपरेटली एक कर्व बना के दिखा देता हूँ मैं। समवेयर हेयर, यहाँ तक ये लीनियर होता है, ड्राइंग पर मत जाना, थोड़ी ड्राइंग ऐसी बनी है। ए तक बी हेयर, दिस इज नोन एज elastic point, here it is C, this is known as upper yield point, here it is D, this is known as lower yield point। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है D to E, इस पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है, विदाउट एनी चेंज इन स्ट्रेस, स्ट्रेस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट स्ट्रेन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि बॉडी का प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो गया है इस रीजन में। अब इसके बाद इस पॉइंट यहाँ से E to F रीजन को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। इस रीजन में क्या होता है, जो इसके अंदर एटम्स होते हैं वो अपने आप को रीस्ट्रक्चरिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण इसमें कुछ स्ट्रेस डेवलप होती है, मतलब कि वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, उस रेजिस्टेंस के कारण स्ट्रेस डेवलप होती है। F to G, वी हैव नेकिंग। यहाँ से नेकिंग स्टार्ट होती है, मटेरियल्स का फेल्योर स्टार्ट होता है, कंप्लीट फेल्योर स्टार्ट होता है। नेकिंग का अच्छा ठीक है, मैंने म्यूट कर रखा था अपने आप को। माइक की आवाज आ रही है इसमें? हाँ म्यूट, हाँ म्यूट और अनम्यूट बताइए। ये म्यूट और अनम्यूट, किसी का डाउट है नेकिंग क्या होती है? बेसिकली मैं सारे डाउट मैं नहीं ये देख पूछ रहा पाऊंगा हूँ इस म्यूट टाइम। और अनम्यूट माने क्या होता है? जो ठीक है, ये अच्छा फिर नेकिंग का किसी का डाउट है, वो नेकिंग ये होती हाँ है, तो ये ठीक है, नेकिंग मैंने मतलब स्ट्रक्चर की शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हाँ तो ठीक है, मैंने म्यूट कर रखा है। म्यूट लिखा आ रहा है तो भाई उसे कर ले म्यूट। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज एक बार पूछ लो यार, इतने बड़े बड़े। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लो, जिसका भी कोई डाउट हो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और माइल्ड स्टील। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैंने बताया और भी मटेरियल के होते हैं, यहाँ हम माइल्ड स्टील के लिए ही पढ़ेंगे, बाकी मैं तुम्हें नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और उसमें से किसी में यदि तुम्हें डाउट हो तो वो तुम बाद में पूछ लेना। बिल्कुल सर, एक अलग से डाउट सेशन रख लेंगे उसके लिए। बाकी इसमें यहाँ तक कोई किसी को डाउट?
चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब ये ट्रू कर्व और इंजीनियरिंग कर्व में क्या डिफरेंस होता है। हम मोस्टली इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, लेकिन ये कभी किसी एग्जाम में आ गया या किसी ने पूछ लिया कि ट्रू कर्व क्या होता है, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये टेंशन में है, जब मटेरियल टेंशन में है तो ट्रू कर्व ऐसे बनता है। थोड़ा इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। देखो अभी हमने दो डेफिनेशन पढ़ी, एक तो स्ट्रेस एक स्ट्रेंथ। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये कोई भी बॉडी है, जब भी हम इस बॉडी में कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इस बॉडी में किसी भी इंस्टेंट पे, तो किसी भी इंस्टेंट पे इसका एरिया जो है, इनिशियल मान के चलो यदि ए नॉट है, ठीक है, मान के चलो आफ्टर सम टाइम हम इसे देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी चीज है, जब बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, इसकी लेंथ चेंज होगी तो इसका एरिया भी चेंज होगा। मान के चलो उस स्टैंड पे इसका एरिया है ए, ठीक है। तो जो यार ये ड्राइंग कौन कर रहा है स्क्रीन पर? प्लीज ये सब मत करो। सर एक बार चैट रीड कर लो। जो भी अमन पांडे है, प्लीज स्क्रीन पर कोई वो चलना। ठीक है। तो ये मैं बता रहा था ट्रू स्ट्रेस के बारे में। किसी ट्रू स्ट्रेस या ट्रू स्ट्रेन हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्ट्रेस होता है वो होता है लोड पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा? उस इंस्टेंट पे जो एरिया है, क्योंकि डिफॉर्मेशन के कारण जो एरिया है वो चेंज होगा। लेकिन हम अपने इंजीनियरिंग में हर इंस्टेंट पे उस एरिया को तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं। ये जो चीज है ना, ये चीज पॉसिबल है प्रैक्टिकली, लेकिन हमें इनिशियली तो एरिया हम मीजर कर लेंगे। कोई भी हमने स्पेसिमेन लिया, उसका एरिया हमने मीजर कर लिया, ए है, ए नॉट है, ठीक है। तो जो हम सिग्मा इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इसको नॉर्मली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इंजीनियरिंग, अभी तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए मैं लिख देता हूँ, ये होता है पी बाई ए नॉट, ठीक है। और सिग्मा ट्रू जो होता है वो होता है पी बाई ए। अब इन टेंशन ए नॉट विल बी ग्रेटर देन ए, यस और नो? ए नॉट विल बी ग्रेटर देन ए, क्योंकि ड्यू टू डिफॉर्मेशन इन टेंशन दिस एरिया विल गेट रिड्यूस। भैया क्या कर रहे हैं? दीपांशु मुझे देखने आया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जो ट्रू कर्व होगा, हाँ देख के चला गया, नीचे आकर बताएगा मैं फोन चला रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा सर। सर मुझे भी सर समझ नहीं आ रहा। तो जो ट्रू कर्व होगा वो, मुझे भी कर्व समझ नहीं आया सर, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला कर्व। यार मैंने जब पूछा था स्ट्रेस स्ट्रेन में किसी को कोई डाउट है, क्या पॉइंट समझ में नहीं आया उसमें? फ्लो कैसे हो रहा है सर, वो कर्व ये समझ नहीं आ रहा। क्या कैसे हो रहा है? यील्ड पॉइंट ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा सर उतना कर्व में। या वो कर्व जो है ना, वो प्रैक्टिकल उससे बना होता है। अब ये कोई हाथ से तो बना नहीं है। जब प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे, उसमें कर्व भी प्लॉट होता है अपने आप। यदि मिलेगा चांस तो यूटीएम पे टेस्ट करा देंगे, उसमें ये कर्व ड्रॉ होता है पूरा, वो कर्व ड्रॉ होके आता है। अब ये पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं अपने इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से कि यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है, फ्रैक्चर पॉइंट कब मिलता है, ये सब चीजें।
अब ये ट्रू स्ट्रेस का मैं बता रहा था, ये ट्रू स्ट्रेस वाला कर्व कैसे मिलता है। इसमें एट एनी पॉइंट उस इंस्टेंट का एरिया कंसीडर करते हैं, उस इंस्टेंट के एरिया को मान के चलो यदि ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पता है कि उस इंस्टेंट पे जो एरिया होगा इन केस ऑफ टेंशन वो कम होगा इनिशियल एरिया से। जब ये क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी होगी कम तो ऑटोमेटिकली ये क्वांटिटी होगी ज्यादा। तो इसलिए जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है इन केस ऑफ टेंशन, याद रखना इन केस ऑफ टेंशन वो हमेशा ऊपर मिलता है। और यदि हम कंप्रेशन का डील करेंगे तो कंप्रेशन के केस में यही जो कर्व होता है ये नीचे की तरफ जाता है। आप ऐसे दे वो भी लाइन थोड़ा टेंशन और कंप्रेशन भी देख लो क्या होता है। मैं लग रहा हूँ बॉडी है, force is applied away from that body लेके आऊंगा and due to the application of this force की जो लेंथ है ना वो इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज लेंथ होगी तो उस बॉडी में आती है टेंशन। और दो से नहीं आ रहा क्या? ले लूंगा मैं। यदि इंक्रीज होगी तो वो होगा कंप्रेशन। तो मजे ले रहा हूँ साले। The length will get reduced here, ये हो जाएगी L minus delta, and in this case the length will get increased. This is L plus delta. पता नहीं क्या यहाँ तक कोई डाउट हो एक बार पूछ लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने स्ट्रेस कवर किया है, स्ट्रेन कवर किया है। स्ट्रेस स्ट्रेन बेसिक डेफिनेशन कवर की। यूनिट 2 में स्ट्रेस स्ट्रेन डीप में पढ़ेंगे बिल्कुल। ये केवल ये है कि तुम्हारा बेस बन जाए, तुम्हें पता हो कि ये होता क्या है, वरना तुम्हें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझ नहीं आता। इसलिए कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो एक बार, फिर आगे। मैं मैसेज रीड कर रहा हूँ, कुछ भी हो डाउट तो प्लीज पूछ लो। और जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, नोट्स वगैरह की टेंशन मत लेना, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बुक्स की भी टेंशन मत लेना। बाकी तुम्हें एडिशनली पढ़ना है तो कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो जो भी तुम्हारे उसमें लिखी हुई है, बीसी पुनमी वगैरह। लास्ट में पहले तो मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझाया था तुम लोगों को। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मैंने इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बेसिस पे और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बेसिस पे समझाया था। वो उसमें क्या था, ये जो कर्व था, अच्छा ट्रू स्ट्रेस वाला, ठीक है ठीक है। ट्रू स्ट्रेस, इसमें क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पे हम उस स्ट्रेस को मेजर करते हैं। मान के चलो कोई भी स्पेसिमेन है हमारा, इस पे कोई भी लोड लगा हुआ है P, ठीक है। अब इस लोड की वजह से इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, ऑब्वियस सी चीज है। इसका इनिशियल एरिया मान के चलो A0 है, ठीक है। अब इसमें लोड एप्लीकेशन से इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मेशन से क्या होगा, इसकी लेंथ में चेंज होगा, लेंथ इंक्रीज होगी, क्योंकि ये मैंने कौन सा लोड लगाया हुआ है, टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड के केस में लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। लेंथ इंक्रीज होगी और एरिया रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होके मान के चलो हो गया A, ठीक है। तो इसके लिए जो स्ट्रेस होगा
वो होगा P बाई A। ये जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी ये इनिशियल स्ट्रेस से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो इनिशियल वाले एरिया से कम होगा। जब नीचे वाली क्वांटिटी कम होती है डिवीजन में, तो ये वाली जो क्वांटिटी है ऑब्वियसली ये वाली क्वांटिटी ज्यादा आएगी। ये ज्यादा आएगी, इसीलिए जो ये वाला कर्व है ये ऊपर आता है इन केस ऑफ टेंशन। यदि हम इसी कर्व को कंप्रेशन में पढ़ेंगे, कंप्रेशन का कर्व अलग होता है, इसलिए मैं इसमें बना नहीं रहा क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो नीचे आता है। कोई डाउट? यार ये एग्जाम नहीं होंगे, ये डाउट कोई और ही क्लियर करेगा, मुझे भी आइडिया नहीं है इस चीज का। एग्जाम का यार मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा अभी। और कोई डाउट अभी तक? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है? किससे रिलेटेड समझ नहीं आ रहा है? मैं व्हाट्सएप मैसेज पे फॉरवर्ड कर दूंगा नोट्स। बिट्टू राजकुमार क्या समझ नहीं आ रहा है ये तो क्लेरिफाई करो एक बार। कौन सा कर्व वाला पोर्शन समझ नहीं आया ये बताओ। अब पूरा कर्व नहीं समझ में आया। कर्व में तुमको पॉइंट्स रिमेम्बर करने हैं और ये कर्व कैसे फॉर्म हुआ है ये रिमेम्बर रखना है। मतलब ये कर्व बना कैसे है ये तो टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा ना। तो वो टेस्ट जब परफॉर्म होता है, एक काम करना, यूट्यूब पे यूटीएम करके डालना और उसमें ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर्मेशन टेंसाइल टेस्ट देख लेना माइल्ड स्टील के लिए। ये जो पार्ट है ना जो मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पर देख लेना, ये मटेरियल साइंस का पार्ट होता है। बाकी कर्व में कोई स्पेसिफिक पॉइंट समझ में नहीं आया कि प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, अपर यील्ड पॉइंट क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट क्या होता है, ये सब क्लियर कर दूंगा। बाकी कर्व ही पूरा समझ नहीं आया वो कोई सेंस नहीं है। उसके लिए तुम्हें वो टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। उस टेस्ट से भी वो ये जो कर्व है ना ये बन के ही आएगा। और कोई डाउट? विदाउट इमेज कैसे समझ में आएगा सर? मतलब कोई और प्लेटफॉर्म देखो या ट्राई करते हैं, अभी इसी पे कैरी ऑन करेंगे। बाकी देखते हैं कोई और अच्छा प्लेटफॉर्म आप सजेस्ट करो यदि कोई और हो। सर यूट्यूब चैनल से ठीक है, यूट्यूब से भी ट्राई करते हैं। अभी पहले जब तक कोई और प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तब तक इसी से। जियो मीट मैंने ट्राई करके देखा, वो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। तो जियो मीट से अच्छा यही लगा। यार पहले नोट्स सेंड कर दिया करो, ठीक है? पहले नोट सेंड कर दिया करूंगा, जो भी क्लास होगी उससे पहले उस टॉपिक के नोट्स मिल जाया करेंगे। हाँ ये भी सही है, तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा क्या पढ़ना है। गूगल मीट ठीक है, गूगल मीट भी ट्राई कर लेंगे। अभी इस टॉपिक में जो समझ नहीं आया पहले वो डिस्कस कर लें। ये सब अलग से मैं पर्सनली तुमसे पूछ लूंगा कि क्या चीज़ है, क्या और अदर ऑप्शन है, उसकी टेंशन मत लो। अभी यहाँ तक जो चीज़ समझ में नहीं आई है एक बार पूछ लो।
यूट्यूब सबसे बेस्ट है, देखते हैं, ट्राई करेंगे यूट्यूब पर भी। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है ये तो बताओ। सर इसमें वीडियो लैग होती है, हाँ वो इमेज और वीडियो की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसमें ऑडियो भी लैग करता है। ठीक है, कल से नोट्स पहले मिल जाया करेंगे, उसके बाद क्लास हुआ करेगी। देखो मेरी ऑडियो आना जरूरी है, अभी इस टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर ये सब डिस्कशन आराम से कर लेंगे, इसके लिए काफी टाइम है। देखो आवाज या वीडियो में यदि कोई प्रॉब्लम है ना तो तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ इसके नोट्स, इस टॉपिक के नोट्स आज मिल जाएंगे। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, छोटी छोटी 3-4 प्रॉपर्टीज हैं वो और देख लेते हैं, फिर इसको बाइंड अप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच अ मेटल पीस कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अब यार ये जो मैंने कर्व बताया ना ये याद रखना, क्योंकि अब इसी के आगे पीछे घुमाऊंगा सारे इसको। ठीक है, ट्राई करेंगे बोर्ड पे पढ़ाने का, देखते हैं। डक्टिलिटी देखते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है? ये कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी है, इन केस ऑफ डक्टिलिटी यदि कोई भी मटेरियल डक्टाइल है ना तो वो थिन वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। लाइक अभी हमने स्ट्रेस स्ट्रेन का पढ़ा माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील भी एक डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये याद रखना, क्योंकि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मेलिएबिलिटी कंप्रेशन से आती है और डक्टिलिटी टेंशन से आती है। कोई पूछ रहा है सर अल्टीमेट और यील्ड में डिफरेंस बता दो। यील्ड पॉइंट हम डिजाइन के लिए यूज करते हैं। एक मिनट में कर्व पे दोबारा आता हूँ। एक और पॉइंट समझ लो, ये चीज मैं अभी क्लियर कर दूंगा, अल्टीमेट और यील्ड वाला, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल आर दोज विच हैव मोर देन 5% पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। अब ये पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है ये भी थोड़ा, सचिन कौन है यार, प्लीज ये सब मत करो। सबसे पहले किसी ने पूछा यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस होता है। इस पॉइंट के बाद मटेरियल का फेल्योर स्टार्ट होता है, कंप्लीट फेल्योर। देख रहे होगे यहाँ से नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक जो है ना मटेरियल केवल स्ट्रेच करता है, यहाँ तक उसमें डिफॉर्मेशन आएगी, लेकिन नेकिंग वगैरह स्टार्ट नहीं होती है मटेरियल के अंदर। इस पॉइंट को अपर यील्ड पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ये कुछ में ही मिलता है। जहां तक मुझे याद है ये माइल्ड स्टील में ही मिलता है और मोस्टली किसी में मिलता नहीं है। लोअर यील्ड पॉइंट को हम डिजाइन में यूज करते हैं। आरसीसी वगैरह पढ़ोगे उसमें यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस सब पढ़ोगे। तो ये जो यील्ड स्ट्रेस होता है इसको हम डिजाइन में यूज करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे इसको क्यों नहीं यूज करते हैं यार, ये चीज तुम्हारे आरसीसी में ही क्लियर होगी। बहुत डीप में चला जाऊंगा फिर मैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह होता है, उस चीज से डिफाइन होती है। अल्टीमेट और यील्ड में अभी भी कोई डाउट? अल्टीमेट का याद रखना, यील्ड को हम डिजाइन में यूज करते हैं। अल्टीमेट पॉइंट के बाद ये वो स्ट्रेस होता है जिस स्ट्रेस के बाद मटेरियल का कंप्लीट फेलियर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यील्ड स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जिसको हम डिजाइन में यूज करते हैं मटेरियल की। अब एक मैंने बताया पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। ये जो पॉइंट बी होता है, पॉइंट बी मैंने क्या बताया था, ये इलास्टिक लिमिट है। इस पॉइंट तक
जो हमारा मटेरियल है ना वो इलास्टिकली बिहेव करता है। ठीक है, इस पॉइंट के बाद जो हमारा मटेरियल है वो प्लास्टिकली बिहेव करता है। अब ये इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी क्या होती है ये अभी दोबारा क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना इस चीज की। ठीक है, पहले पूरी यूनिट को कंप्लीट हुआ देने करो, उसके बाद चीजें डाउट आती हैं, क्योंकि हर टॉपिक कहीं ना कहीं पिछले वाले टॉपिक से या आगे वाले टॉपिक से लिंक होता है। अब सिलेबस तुम्हारा इसी तरीके से डिजाइन है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे यदि यहाँ तक, अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। इस पॉइंट तक यदि हम लोडिंग करेंगे और अनलोडिंग कर देंगे, लोड हटा देंगे, उसके बाद तो मटेरियल जो है अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। ठीक है, इस पॉइंट के बाद यदि हम कहीं मान के चलो हमने यहाँ तक लोडिंग करी और हमने लोडिंग हटा दी, तो लोडिंग हटाने के बाद इस पॉइंट, अब भी आवाज अटक रही है? नो सर। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट पे यदि हमने लोडिंग हटा दी ना, तो ये जो पोर्शन होता है ना ये रिकवर नहीं होता, केवल इलास्टिक इलास्टिक वाला पोर्शन रिकवर होता है। तो इसको बोलते हैं, इस रीजन में आया हुआ जो स्ट्रेन होता है ना उसको बोलते हैं पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। इलास्टिक समझ में आया? पोस्ट किस लिए, मतलब इलास्टिक के बाद। पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। सर राइटर बता दीजिए। ये बुक का यार मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये बुक कौन सी पढ़नी है या कहाँ से क्या लेना है, ये सब तुम व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो बने हुए हैं ना वहाँ डाउट डाल दिया करो, वहाँ बता दूंगा। ये डक्टिलिटी में कोई डाउट, पहले ये बताओ। सर इलास्टिसिटी लूज करने के बाद के पॉइंट पोस्ट इलास्टिक है क्या? पोस्ट इलास्टिक कोई चीज नहीं है, मतलब इलास्टिसिटी तक, मतलब जहां तक इलास्टिक है वो मटेरियल, वहां तक यदि हम लोडिंग करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। लेकिन यदि उसके बाद लोडिंग करते हैं ना तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाता है। पोस्ट इलास्टिक पॉइंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्योंकि पोस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन 5% से ज्यादा है, इसीलिए इनको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर। और कोई डाउट हो पूछो। सर इलास्टिसिटी यूज करने के बाद के पॉइंट, ठीक है ठीक है, और कुछ पूछो। डाउट पूछो यार, जिसको भी जो है प्लीज क्लियर कर लो। अभी जब पढ़ा रहा होता हूँ ना बीच में डाउट मत डाला करो। अब देख रहा हूँ, अब डाउट पूछ लिया करो जो भी डाउट है तुम्हें। टेंशनिंग इफेक्ट बता देता हूँ एक बार। टेंशन और कंप्रेशन कुछ लोगों को क्लियर नहीं है, वो बता देता हूँ एक बार। एक मिनट रुक जाओ। ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, फोर्स P इज अप्लाइड। कहीं कहीं इसको F से, ये जो नोटेशन है ना कुछ फिक्स है, जैसे फोर्स को मोस्टली P या F से डिनोट करते हैं,
तो इन नोटेशन को याद रखना, बाकी मर्जी होती है किसी से भी रिप्रेजेंट करो, एज सच कोई वो नहीं है। ये टेंसनिंग में क्या होता है, इसकी टेंसनिंग हो चाहे कंप्रेशन हो, दोनों में ही इसकी लेंथ में चेंज आएगा। एक में लेंथ इंक्रीज होगी, एक में लेंथ डिक्रीज होगी। तो इफ लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड, इफ लेंथ इंक्रीजेस देन इट इज नोन एज टेंसाइल इफेक्ट या फिर टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल फोर्स। और लेंथ रिड्यूस हो जाती है, लेंथ गेट रिड्यूस्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जैसे मान के चलो ये इनिशियल पोजीशन है उसकी, शायद इस चीज से भी कंफ्यूज हो रहे होगे तो। और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, ये देख रहे हो तुम, इसका जो साइज है, साइज लेंथ जो है इसकी डिक्रीज हो गई। ये इस इफेक्ट को बोलते हैं कंप्रेशन इफेक्ट, इस इफेक्ट को बोलते हैं टेंशन इफेक्ट। कोई और डाउट? अनुज क्लियर है? पहले ये क्लियर कर दो। किसी को कोई डाउट? ठीक है, और किसी को कोई डाउट? फाइव परसेंट में क्या पूछना है? 5% में ये बताओ। 5% यार एक वैल्यू है, वो याद रखनी है, उसमें ऐसा सच कुछ वो नहीं है रॉकेट साइंस की कहाँ से आया या कुछ ऐसे कुछ नहीं है, वो तुम्हें याद ही रखना है। लीजिए आप नाम लिख लो अपना, पता भी चले, आगे के लिए भी याद हो जाएगा। कभी डाउट हुआ करे तो बताओ, नहीं है तो नो सर कह के फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी ये मैंने बता दिया तुम्हें, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है। एग्जांपल गोल्ड, लीड, माइल्ड स्टील भी एक एग्जांपल है। ये माइल्ड स्टील कई बार हो गया है, तो याद रखना ये सब चीजें तुम्हारे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ये हमेशा कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ ब्रिटलनेस पे। ब्रिटलनेस जो है वो अपोजिट होता है डक्टिलिटी का, जैसे कि मैंने माइल्ड स्टील एग्जांपल बताया। आवाज आ रही है? ठीक है, मतलब यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी अब किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछे। नोट्स आएगा बस नोट्स पढ़ूंगा। सर अटेंडेंस भी होगी?
अटेंडेंस अभी मुझे कुछ बोला नहीं है तो मैं बता नहीं सकता अटेंडेंस होगी या नहीं होगी। नोट्स फर्स्ट दिन, हाँ नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। सर आज सेंड कर देना नोट्स हो सके। हाँ ठीक है ठीक है। कोई और डाउट है? नो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो यार मजा ऑनलाइन क्लास में कभी नहीं आएगा। वो भाई 1-to-1 इंटरेक्शन होता है ना, उसी क्लास में मजा आएगा। इसमें हर चीज क्लियरली एक्सप्लेन नहीं हो पाई। थैंक यू अनुज। यार कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी ये तो मुझे भी नहीं पता। कॉलेज कब ओपन होंगे नहीं पता यार अभी। कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, अभी नहीं है कुछ। सर हाँ बोलो। सर यूटी भी यही होगा ऑनलाइन? यार पता चले, जो भी इंफॉर्मेशन होगी। अभी मेरे पास कुछ नहीं है यार, क्योंकि मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है तो मुझे आइडिया नहीं है। सर मेरा डाउट है कि 5% पोस्ट इलास्टिक है वो माइल्ड स्टील में, इसका मीन्स ये 5% इलास्टिक प्रॉपर्टी कैरी करता है, ये है क्या? हाँ हाँ हाँ, मतलब अप टू 5% वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज कैरी करता है, सही है। सर YouTube पे लो क्लास ट्राई करूंगा यार लेने की, हो पाएगी तो। सेशनल यूट्यूब वगैरह यार अभी कोई आइडिया नहीं है, जब होगा जो भी कुछ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सर वो क्लास क्लियर? क्या चीज? मैसेज कर दो यार, मैसेज कर दो, मैसेज रीड कर रहा हूँ मैं।